हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो नीट ब्रह्मास्त्र की सीरीज में आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बायोमोलिक्यूल्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, फटाफट आ जाओ। ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट बेस्ड। यहाँ पे स्टेटमेंट 1 है कि इन अ पॉलीपेप्टाइड अमाइनो एसिड्स आर लिंक्ड बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। नहीं, आप सबको पता है पॉलीपेप्टाइड में मिलने वाले बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे? पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। और जब भी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है इसका मतलब क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। सो इन अ पॉलीपेप्टाइड आपको मिलने वाले हैं पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। और ग्लाइकोसिडिक आपको शुगर के बीच में मिलता है, कार्बोहाइड्रेट्स में मिलता है। सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। In a polysaccharide, the individual monosaccharides are linked by peptide bond. No. In a polysaccharide, the individual monosaccharides are linked through glycosidic linkage. So both the statements 1 and 2 are incorrect. Statement 1 and 2 are incorrect. Option 4. आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Question 2. Read the following statement. Statement 1. Lysine is a basic amino acid by valine is a neutral amino acid. Yes, हमने basic amino acid में LAH लाहा याद रखा था, लाइसिन, आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन। तो ये हमारे basic amino acids होते हैं, ठीक है। और valine is a neutral amino acid. The statement is true. Tyrosine, phenyl, alanine and tryptophan are aromatic amino acids. Yes, जैसा आपको पता है किसी भी amino acid को अगर aromatic होना है तो उसमें एक बेंजीन रिंग का प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है। बेसिकली एक रिंग प्रेजेंट होती है जो उसे एरोमेटिसिटी प्रोवाइड करती है। और ये 3 हमारे बेसिक अमाइनो एसिड है जो बार बार पूछे जाते हैं। अब अमाइनो एसिड बेसिक या एसिडिक कैसे होता है? देखो, आपको पता है किसी भी अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर में आपको मिलेगा NH2, COOH और हाइड्रोजन, नीचे वेरिएबल ग्रुप। एक अमाइनो ग्रुप है, एक एसिड ग्रुप है, तो अभी मैं इसको न्यूट्रल कंसिडर करूँगी, ठीक है। अब वेरिएबल ग्रुप में अगर वेरिएबल ग्रुप में एक और अमाइनो ग्रुप आ जाए तो ये बेसिक अमाइनो एसिड बन जाएगा। एक और एसिडिक ग्रुप आ जाए तो ये एसिडिक अमाइनो एसिड बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो भी प्रॉपर्टीज़ है एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, एरोमेटिक, जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो इसके वेरिएबल ग्रुप R की वजह से आती है, ठीक है। चलो, सो इस वाले क्वेश्चन में बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ऑप्शन 1। आगे चलते हैं। स्टेटमेंट 1. प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ DNA इज एक्सप्लेन बाय वॉटसन एंड क्रीक मॉडल, ठीक है। हमें पता है कि वॉटसन एंड क्रीक ने DNA का डबल हेलिक्स मॉडल स्ट्रक्चर दिया था। तो डबल हेलिक्स मॉडल कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है। ये डबल हेलिक्स मॉडल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है कि नहीं है, जिसकी वजह से दोनों जो चेन्स है आपस में लिंक्ड है। तो प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बेसिकली आपको खुद ही बता रहा है कि भाई मैं प्राइमरी स्ट्रक्चर नहीं हूँ, मैं क्या हूँ? सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो ये बेसिकली सेकेंडरी स्ट्रक्चर था जो वॉटसन एंड क्रीक ने दिया था। प्राइमरी स्ट्रक्चर तो बस एक लॉन्ग स्ट्रैंड ऑफ DNA हो जाता। अब इन DNA 2 strands ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड आर पैरेलल। नहीं, हर जगह NCERT में लिखा है 2 strands आर एंटी पैरेलल। क्यों? अगर ये वाला स्ट्रैंड 3 से स्टार्ट होके 5 पे ख़त्म होता है तो ये वाला स्ट्रैंड 5 से स्टार्ट होकर के 3 पे ख़त्म होगा। तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स, ठीक है। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। ऑप्शन 4। आगे चलते हैं। सबसे पहले, इन अ प्रोटीन अमाइनो एसिड्स आर लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड, येस, व्हिच इज फॉर्म्ड व्हेन कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ वन अमाइनो एसिड रिएक्ट्स विद अमाइनो ग्रुप ऑफ नेक्स्ट अमाइनो एसिड। चेक करते हैं। देखो, हमारे पास हम 2 अमाइनो एसिड बना लेंगे। NH2, ऊपर हाइड्रोजन आएगा, नीचे वेरिएबल ग्रुप आएगा, यहाँ पे आएगा C डबल बॉन्ड OH जो मेरा एसिड है, ठीक है। यहाँ पे मैंने NH2 को ओपन करके लिख दिया NH2, फिर C, यहाँ पे COOH, ऊपर हाइड्रोजन और नीचे वेरिएबल ग्रुप, ठीक है। अब ये पहला अमाइनो एसिड, दूसरा अमाइनो एसिड, पहले अमाइनो एसिड का एसिडिक ग्रुप और दूसरे अमाइनो एसिड का बेसिक ग्रुप उठाऊंगी। इसमें H और OH के बीच में करवाते हैं हम डिहाइड्रेशन। व्हाट इज डिहाइड्रेशन? रिमूवल ऑफ वाटर। -H2 इज कॉल्ड एज डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन के बाद आपको ये NH2, C, ऊपर H, नीचे R, C डबल बॉन्ड O यहाँ पे बचा है, ये तो हट गया, और यहाँ बचा है तुम्हारे पास NH, फिर यहाँ पे C, ऊपर H, नीचे R और C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। तो C डबल बॉन्ड O और NH आपको ये जो ग्रुप देखने के लिए मिलता है ना, ये बेसिकली हमारा बॉन्ड है, ठीक है। तो 2 अमाइनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनता है विच इज C डबल बॉन्ड ONH, एक का कार्बोक्सिल ग्रुप, एक का अमाइनो ग्रुप। So let's read the statement again. कि in a protein amino acids are linked by peptide bond which is formed when carboxyl group of one amino acid reacts with amino group of next amino acid. ठीक है। Now in a polysaccharide the individual monosaccharides are linked by glycosidic bond. ये statement भी सही, हम देखते हैं polysaccharide में क्या होगा? शुगर, ठीक है। हमने शुगर को बोला है कि शुगर इज़ अ पॉलीसैकेराइड, तो काफ़ी सारे मोनोसैकेराइड जुड़ के एक पॉलीसैकेराइड बनाएंगे, से yes or no? ठीक है।
So let us check. In a polysaccharide, the individual monosaccharide, individual sugar, मैं एक sugar for example बना लेती हूँ, ठीक है. अच्छा, what is sugar? ठीक है, कार्बन की लंबी सी चेन होगी, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप के नाम पे या तो एल्डिहाइड होगा या तो कीटोन होगा. हम सिंपली एक शुगर बना लेते हैं, ठीक है. ये मैं ठीक है, यहाँ पे कार्बन, बाकी वैलेंसीज H और OH से हम भरते हैं. मैंने वैलेंसीज अभी नहीं भरी है. यहाँ पे फॉर एग्जांपल प्रेजेंट है OH और H, ठीक है. ऐसा एक और शुगर बना लेते हैं. चलो, इस पे भी यहाँ पे प्रेजेंट होगा OH और H. ये OH के बीच में क्या हो जाएगा, माइनस H2O हो जाएगा, डिहाइड्रेशन. क्या हो जाएगा, माइनस H2O एंड डिहाइड्रेशन. तो H2O को माइनस करने के बाद इस शुगर के स्ट्रक्चर को यहाँ पे कार्बन कैसे ऐड करूंगी मैं कि ये वाला कार्बन देखो HH हो गया तो मेरे पास एक ऑक्सीजन बाकी है, ठीक है, बिकॉज हम करवा रहे हैं डिहाइड्रेशन. तो एक ऑक्सीजन के थ्रू ये वाला कार्बन इस काले कार्बन से जुड़ जाएगा, ठीक है. और यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन बच जाएंगे, ठीक है. ये होता है मेरा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन. ये जो मेरा बॉन्ड बना है दो शुगर के बीच में, इसको मैं कहती हूँ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, जो डिहाइड्रेशन के बाद बनता है. वैसे भी क्लास 11th के बायोमोलिक्यूल्स में जो आपको मेजर बॉन्ड्स यहाँ पे बताया, पेप्टाइड बॉन्ड, ईस्टर बॉन्ड और ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ये सारे के सारे डिहाइड्रेशन से ही बन रहे हैं, ठीक है. तो यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए. डन. चलिए, अच्छा एक और चीज़ आप देख सकते हो, कहीं पे 1416 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज लिखा होता है. ऐसा क्यों? देखो, ऑक्सीजन के राइट हैंड साइड से आप नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, ये फोर्थ कार्बन है और ये हो जाएगा 1. तो 1,4 समझ में आ रहा है. फर्स्ट और फोर्थ कार्बन के बीच में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बना है, तो उसको मैं 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कह सकती हूँ. सो बोथ माई स्टेटमेंट्स आर एब्सोल्युटली राइट. ऑप्शन 1. आगे चलते हैं. इन द फॉलोइंग, ठीक है, assertion is exoskeleton of arthropods have a complex polysaccharide called as chitin, and chitin is a homopolysaccharide. The statement is true. chitin क्या है आपका, homopolysaccharide. ऐसा क्यों? Because chitin is made up of N-acetyl ग्लूकोसामीन. इसको शॉर्ट में हम नाग भी कहते हैं, ठीक है, नाग. सिर्फ N-acetyl ग्लूकोसामीन, नाग, सिर्फ इसकी ही सब यूनिट्स को मिला करके पूरा काइटिन का स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है. इसीलिए काइटिन को हम क्या बोलेंगे, होमोपॉलीसैकेराइड. नाउ काइटिन इज अ पॉलीमर ऑफ शुगर डेरिवेटिव. यस, इट इज शुगर डेरिवेटिव N-acetyl ग्लूकोसामीन. सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. टू द एक्सप्लेन. ओके, exoskeleton of arthropods have a complex polysaccharide called as chitin, and chitin is a homopolysaccharide, ठीक है. And chitin is a homopolysaccharide because chitin is a polymer of sugar derivative N-acetyl glucosamine. तो इसके हिसाब से ऑप्शन 1 इज योर करेक्ट आंसर. ओके, ये आपको डीएनए का स्ट्रक्चर दिख रहा है क्या? क्यों मैम? देखो, डीएनए का जो बैकबोन होता है हम किससे बनाते हैं? हम बनाते हैं शुगर, फिर फॉस्फेट, फिर शुगर, फिर फॉस्फेट, फिर शुगर. यहाँ भी शुगर, फॉस्फेट, शुगर, फॉस्फेट, शुगर. दिस इज द बैकबोन ऑफ डीएनए. अंदर के साइड आपको क्या मिलेगा? शुगर से अटैच्ड होगा प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स. आपको पता है कि एक प्यूरिन हमेशा एक पायरिमिडीन के साथ ही जुड़ता है, और जो प्यूरिन्स होते हैं प्यूरिन्स आपके डबल रिंग के स्ट्रक्चर्स होते हैं, और जो पायरिमिडीन्स होते हैं वो हमेशा आपके सिंगल रिंग के स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है. ये डीएनए का स्ट्रक्चर है. यहाँ भी आप सेम देखो, इसने बैकबोन ऑफ डीएनए बता के रखा है कि दिस इज़ द बैकबोन ऑफ डीएनए, जहाँ पे आर क्या होना चाहिए मेरा? शुगर. आर, ठीक है, मैंने राइबोज ले लिया. अगर इफ़ इट्स आरएनए तो आर राइबोज हो जाएगा. इफ़ इट्स डीएनए आर डीऑक्सीराइबोज होगा. सब में करेक्ट है. उसके बाद ये मेरे पास है एस क्या होगा? फॉस्फेट, है ना. शुगर, फॉस्फेट, फिर शुगर. एस की जगह पे हाइड्रोजन नहीं आ सकता, मतलब ऑप्शन 2 गलत है. एस की जगह पे आना चाहिए फॉस्फेट, हाइड्रोजन नहीं आ सकता. ऑप्शन 4 भी गलत है, ठीक है. पी और क्यू, देखो पी और क्यू के बीच में ना 3 बॉन्ड दिए हुए हैं, ठीक है. तो अगर आपको ध्यान हो, हम जो बताते हैं बेसिस, नाइट्रोजनस बेसिस, उसमें हमेशा है A डबल बॉन्ड T,
एंड C ट्रिपल बॉन्ड G, इसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग? पार्टनर्स फिक्स्ड है इसके। एडेनिन हमेशा 2 बॉन्ड के साथ थाइमीन से ही जुड़ेगा और साइटोसिन हमेशा 3 वॉट हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू ग्वानिन से ही जुड़ेगा। तो क्योंकि यहाँ पे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बना के दिखा दिया गया है तो हमारा आंसर होना चाहिए CG। अब मुझे फर्स्ट एंड थर्ड में CT दिख रहा है, CG दिख रहा है, यस, साइटोसिन एंड ग्वानिन। तो ऑप्शन 3 इज माय करेक्ट आंसर। आगे चले, चलो बहुत सिंपल NCERT का डायग्राम है, ध्यान से देखो। सबके सब अमाइनो एसिड्स है। क्यों? अमाइनो एसिड में एक आपके पास होता है अमाइनो ग्रुप, एक आपके पास होता है एसिड ग्रुप, बाकी आपके पास क्या होता है? हाइड्रोजन। अब वेरिएबल ग्रुप में अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो उसे हम बोलते हैं ग्लाइसिन, अगर CH3 प्रेजेंट है तो हम कहते हैं एलेनिन, एंड CH2OH प्रेजेंट है तो हम उसे बोलते हैं सीरीन। तो ग्लाइसिन, एलेनिन एंड सीरीन, ठीक है। चलिए, आपको ये क्या दिखाई दे रहा है? आपको सबसे पहले दिख रही होगी एक फ्यूरान रिंग, एक ऑक्सीजन और रिंग के अंदर 4 कार्बन, ऐसी रिंग को हम बोलते हैं फ्यूरान रिंग। और एक कार्बन रिंग के बाहर प्रेजेंट है, मतलब बेसिकली जो शुगर है इसमें 5 कार्बन है, ठीक है, इट इज अ पेंटोज शुगर। आइडेंटिफाई द गिवन मॉलिक्यूल लेबल्ड एज ए एंड चूज द बायोमोलिक्यूल्स इन विच इट इज़ अ कॉम्पोनेंट, ठीक है। तो अगर मैं शुगर को ध्यान से देखूं, ये एक पेंटोज शुगर है, मतलब 5 कार्बन से बना हुआ, 4 कार्बन रिंग के अंदर है, 1 कार्बन रिंग के बाहर है, ठीक है। इसकी रिंग बेसिकली फ्यूरान रिंग है, डन। और देखने से आपको इसका जो फंक्शनल ग्रुप है वो एल्डिहाइड पता चल रहा है। अब ये अगर आप ध्यान से देखो आपको राइबोज शुगर दिखेगा। मैम राइबोज क्यों? DNA भी तो ऐसा होता है। देखो, ये ऑक्सीजन के बाद फर्स्ट कार्बन है, सेकंड कार्बन है। अगर सेकंड कार्बन पे OH दोनों ही प्रेजेंट है तो फिर ये RNA का शुगर बनाता है राइबोज। अगर यहाँ से O हट जाता तो हम उसे बोलते हैं डीऑक्सी। डी मतलब हट गया, क्या हट गया? ऑक्सीजन हट गया, सो इट इज कॉल्ड एज डीऑक्सी। डीऑक्सी कब बोलेंगे? जब सेकंड कार्बन से O हट जाएगा। पर यहाँ पे सेकंड कार्बन पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है, मतलब ये DNA हो सकता है क्या? नहीं, ये DNA नहीं हो सकता, ये क्या होगा? RNA, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट ऑप्शन में DNA है, सेकंड ऑप्शन में DNA है, फोर्थ ऑप्शन में DNA है, मतलब ये मेरे आंसर नहीं हो सकते, आंसर होगा RNA, ठीक है। ATP बना सकता है। अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट कार्बन पे OH को हटा के यहाँ पे एडेनिन ऐड कर दूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं 3 फॉस्फोरिक एसिड ऐड कर दूँ तो ATP बन जाएगा यहाँ पे, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, या फिर एडेनाइलिक एसिड भी हम उसको कह सकते हैं, ठीक है। तो ATP बन सकता है, NAD+ बन सकता है। इट इज़ वेरी ईजी, आपको बस ऑप्शन एलिमिनेट करने थे, है ना। चलो, अब यहाँ पे R हमें दिया नहीं है। इज द फॉर्मूला ऑफ, कभी भी एक अमाइनो ग्रुप हो, एक एसिडिक ग्रुप हो, एक हाइड्रोजन हो, एक वेरिएबल हो, तो इट इज द फॉर्मूला ऑफ अमाइनो एसिड, ठीक है। यहाँ पे इसने क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूलाज इन्वॉल्व इन पेप्टाइड बॉन्ड। हमने पीछे देखा पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनाते हैं, एक अमाइनो और एक एसिड के बीच में हम बनाते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। सो आंसर इज 1 and 3। आगे चले, ओके। सबसे पहले टॉक्सिन्स, टॉक्सिन्स में टार याद किया था क्या? टार, टॉक्सिन्स, एब्रिन, राइसिन। तो टॉक्सिन में राइसिन D का होना चाहिए 1, हो सीधा आंसर मिल गया। ड्रग्स, ड्रग्स में क्या पढ़ा आपने? विनब्लास्टिन, करक्यूमिन। चलो ड्रग्स में करक्यूमिन दिया हुआ है तो 2 का आंसर C का आंसर 2। एल्कलॉइड्स, मॉर्फिन, कोडीन, यहाँ पे 3 का A, या मुझे बोलना चाहिए A का 3, बच गया ये। अब एक बार ना हम इनके रोल डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। मॉर्फिन क्या है? मॉर्फिन सबसे पहले तो हमने यहाँ देख लिया, बट इस मॉर्फिन एल्कलॉइड में आता है, ठीक है। मॉर्फिन बेसिकली एक एनाल्जेसिक है, मतलब पेन किलर होता है। सर्जरीज के बाद मेडिसिनल यूज़ होते हैं सारे एल्कलॉइड्स के, ठीक है, मेडिसिनल पर्पस। तो सर्जरी के बाद पेशेंट को पेन किलर के फॉर्म में डॉक्टर्स मॉर्फिन देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने क्या बोला? करक्यूमिन। करक्यूमिन पता है, करक्यूमिन हल्दी में मिलता है। आप क्लास 9-10th में पढ़ते हो ना, एक्सपेरिमेंट करते हो, तो करक्यूमिन बेसिकली हल्दी में मिलता है। और हल्दी का साइंटिफिक नेम भी कुछ ऐसा ही है, करक्यूमिन समथिंग, है ना, जीनेसिस करक्यूमिन। अभी करक्यूमिन में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है, उसके बाद एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है, वुंड हीलिंग की प्रॉपर्टी होती है, एंटीऑक्सीडेंट्स की प्रॉपर्टी होती है, ये सारी प्रॉपर्टी, तभी तो उसका इतना ज़्यादा मतलब मेडिसिनल यूज़, इट इज़ वेरी गुड फॉर आवर हेल्थ। चलो अभी सीरीन देखा था। सीरीन अगर कभी भी फंक्शनल ग्रुप CH2OH हो, ठीक है, जैसे हम बोलेंगे हाइड्रोक्सी मिथाइल, इट इज सीरीन। ए का क्या आना चाहिए? 2, इधर भी है। ग्लाइसिन, ग्लाइसिन में क्या होता है? H सिर्फ हाइड्रोजन होता आएगा, B का 1। एलेनिन में होता है CH3, मतलब यहाँ पे मिथाइल ग्रुप होगा, C का 3। सो 4th इज माई करेक्ट आंसर।
वैसे ना इसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है अमाइनो एसिड्स में ऑप्टिकल एक्टिविटी का। उसमें कैसा है कि मेरे पास ये कार्बन है, ठीक है। अब कार्बन के अगर चारों फंक्शनल ग्रुप अलग होते हैं, चारों के चारों, तो मैं ऐसे कार्बन को बोलूँगी कायरल कार्बन। जैसे मैंने एक तो हाइड्रोजन लगा दिया, एक मैंने NH2 लगा दिया, एक मैंने COH लगा दिया, यहाँ मैं लगा देती हूँ CH3, ठीक है। चारों ग्रुप अलग है, तो ये मेरा कार्बन कैसा है? कायरल कार्बन, ठीक है। कायरल कार्बन इज दैट कार्बन जिससे चार जुड़े फंक्शनल ग्रुप कैसे हो? अलग हो। अब कायरल कार्बन ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करता है, कैसे? जैसे मैंने यहाँ पे एक बीकर लिया, ठीक है, और मैंने ये वाले अमाइनो एसिड का सॉल्यूशन इस बीकर में भर दिया, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ से लाइट पास करती हूँ तो ये लाइट सीधी नहीं जाएगी, ये लाइट या तो राइट या तो लेफ्ट में डिविएट हो जाएगी, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा कंपाउंड लिया मैंने, ठीक है। तो इस सॉल्यूशन ने क्या किया? इस सॉल्यूशन ने लाइट की रे को यूं या फिर ऐसे डिविएट कर दिया, ठीक है। तो कोई भी सॉल्यूशन जो लाइट की रे को या तो राइट डायरेक्शन में मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी या तो लेफ्ट डायरेक्शन में लीवो रोटेटरी डिविएट कर देता है, ठीक है, ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। आउट ऑफ द 20 अमाइनो एसिड जो हम पढ़ते हैं, हमारे 19 बेसिकली ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, एक ही अमाइनो एसिड ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तुम सोच सकते हो कौन सा? ये ग्लाइसिन। क्यों? ग्लाइसिन में वेरिएबल ग्रुप पे तुम्हारे पास क्या आ गया? H, 2 कार्बन सेम हो गए, मतलब अब ये कार्बन कायरल कार्बन नहीं रहा। अगर ये कायरल कार्बन नहीं है तो ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करेगा, ठीक है। ड्रग्स अभी हमने पढ़ा, ड्रग्स में आता है मॉर्फिन एंड कोडीन जिसका होता है मेडिसिनल यूज़, ठीक है। उसके बाद सॉरी ड्रग्स में हमारे पास आता है विनब्लास्टिन एंड विनक्रिस्टिन। अल्कलॉइड्स में हमारे पास आता है मॉर्फिन एंड कोडीन। पॉलीमेरिक सब्सटेंस में आते हैं गम्स एंड सेल्यूलोज। एंड पिगमेंट्स में हमारे पास आते हैं कैरोटिनॉइड्स और एंथोसाइनिन। मैच करना था लेकिन कोई बात नहीं, आपने मैच कर लिया। चलिए आगे चलते हैं। ओके, कर्क्यूमिन तो हमने देखा, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी। मैं आपको विनब्लास्टिन के बारे में बताती हूँ। विनब्लास्टिन और विनक्रिस्टिन हमें एक फ्लावर से मिलता है, पेरीविंकल। हिंदी में इसको सदाबहार भी कहते हैं। साइंटिफिक नेम होता है कैथरैंथस रोजियस, ठीक है। तो ये विनब्लास्टिन और विनक्रिस्टिन बेसिकली कैंसर को ट्रीट करने के लिए काम मतलब यूज़ में लिए जाते हैं। कीमोथेरेपी में इन ड्रग्स को यूज़ करते हैं फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। मैच करना है फटाफट। रिसेप्शन, सेंसरी रिसेप्शन में आना चाहिए रिसेप्टर्स। हार्मोन में आना चाहिए मेरे पास इंसुलिन। कैटलिस्ट मतलब होता है एंजाइम। उसके बाद ओके, कोलाजन इज इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस। एंड ट्रिप्सिन क्या है मेरा? हाँ, ट्रिप्सिन इज माई एंजाइम। अब अगर मुझे मैच करना है तो मैं कैसे मैच करूँगी? इंसुलिन इज़ अ हार्मोन, ठीक है। ACA2। अच्छा, इंसुलिन कैसा हार्मोन है? ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज़ करता है कि ब्लड शुगर लेवल को डिक्रीज़ करता है, ठीक है। तो मुझे इसको हाइपोग्लाइसीमिक बोलना चाहिए, ब्लड शुगर लेवल को डिक्रीज़ करने वाला। चलो बी, कोलाजन इज इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस। बी का होना चाहिए 5। इधर है और इधर है। व्हाट इज इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस? फॉर एग्जांपल ये सेल है, ठीक है। ये सेल मेरे जिस मैट्रिक्स में प्रेजेंट होंगे उस मैट्रिक्स को मैं बोलूँगी इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस, ठीक है। जो मेन मैट्रिक्स है जहाँ पे मेरे ये सेल प्रेजेंट है उसको बोलूँगी मैं। उसके बाद मेरे पास क्या है? रिसेप्टर CK1 सिर्फ यहाँ पे दिया है, सो ऑप्शन 4 इज माई करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट कौन करता है? GLUT4। बेसिकली GLUT4 इज रिस्पॉन्सिबल इन ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट। ये GLUT4 कुछ चैनल्स होते हैं जो प्रोटीन से बनते हैं, ठीक है। ये चैनल्स ग्लूकोज को सेल में एंट्री करवाएंगे। ये इंसुलिन डिपेंडेंट चैनल्स होते हैं। और GLUT4 वाले जो चैनल्स है वो मेनली हमारे स्केलेटल मसल में, फिर हमारे कार्डियक मसल में और फिर हमारे एडिपोस टिश्यू के अंदर मिलते हैं, ठीक है। सो GLUT4 का आएगा 1, F का 1 इधर एंड इधर। चले आगे चलते हैं। उसके बाद बाइंडिंग विद सम केमिकल लाइक फॉर स्मेल, टेस्ट एंड हॉर्मोन्स, रिसेप्टर्स आना चाहिए, तो E का आएगा 2 यहीं पे दिया, मतलब ऑप्शन 1 इज योर करेक्ट आंसर। चेक करते हैं। A का 5 कोलाजन अभी पढ़ा है, इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस। B ट्रिप्सिन अभी हमने देखा, व्हाट इज ट्रिप्सिन? एंजाइम। व्हाट इज C? इंसुलिन इज हार्मोन। व्हाट इज D? एंटीबॉडी विल फाइट इन्फेक्शियस एजेंट, है ना। एंटीबॉडी हमें प्रोटेक्ट करते हैं हमारी बॉडी में और इन्फेक्शियस एजेंट से फाइट ऑफ करते हैं। चलो 4 एलिमेंट्स कॉल्ड बिग 4। कौन तुमसे पूछेगा कौन, तो कौन ही दी आंसर, ठीक है। CHON। सवाल भी है कौन बिग 4 है, आंसर भी है कौन बिग 4 है।
कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कौन? CHON कौन? ठीक है, आप कौन से याद कर लो, कौन बिग फोर है? तो कौन ही बिग फोर है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। मतलब मेनली हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा यही एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। अब आप यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में यहाँ पे क्या लिखा है, दिखेगा नहीं तो मेरे को, हाँ अब तुम्हें दिखेगा यहाँ पे A और B। A तुम्हारा फिल्ट्रेट है, B तुम्हारा रिटेंटेट है। ठीक है, वो हमारा एक्सपेरिमेंट है, हम ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड लेते हैं, एक टिश्यू को ब्रेक करते हैं उसमें, ठीक है, फिर इसकी थिक स्लरी बन जाती है और उसको हम फिल्टर करके चेक करते हैं कौन कौन से मॉलिक्यूल्स बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, कौन कौन से मॉलिक्यूल्स छोटे मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फिल्ट्रेट और रिटेंटेट की अगर बात की जाए तो पहला पॉइंट कि मॉलिक्यूलर वेट 18 से 800 डाल्टन होना चाहिए। दिस स्टेटमेंट इज फॉर ए, मतलब 1 किस में आना चाहिए? ए में आना चाहिए, बी में 1 नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो 1 इज फॉर ए। 2 प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स एंड पॉलीमेरिक सब्सटेंसेज लाइक पॉलीसैकेराइड, ये सारे कहाँ पे आते हैं? ऊपर का जो फिल्ट्रेट होता है रिटेंटेट, ठीक है, उसमें आते हैं। द स्टेटमेंट इज फॉर बी। ओके, आगे चलते हैं। कंटेन्स केमिकल्स दैट हैव मॉलिक्यूलर वेट मोर देन 800 डाल्टन। देखो मैं तुम्हें पूरा एक्सपेरिमेंट ही बोलती हूँ। हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक लिविंग टिश्यू को लेते हैं। ठीक है, अब ये जो मेरा लिविंग टिश्यू है इसमें मैं डालती हूँ ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड और इसको पूरा पीस लेती हूँ, तो मुझे एक थिक स्लरी, थिक पेस्ट मिलता है। ठीक है, फिर चीज़ क्लॉथ से एक क्लॉथ को लेती हूँ मैं और इस क्लॉथ से मैं इस पेस्ट को फिल्टर करती हूँ। अब जो भी चीज़ें एकदम छोटी होंगी वो फिल्टर होके आ जाएंगी, इसे मैं कहती हूँ फिल्ट्रेट। ठीक है, जिसका मॉलिक्यूलर वेट 18 से 800 डाल्टन, जनरली इसका मॉलिक्यूलर वेट कैसा होता है? कम होता है। ठीक है, फिल्ट्रेट का। डन। और इनका साइज़ भी छोटा होता है, मोनोमेरिक सब्सटेंसेस होते हैं ये, और इनको हम बोलते हैं एसिड सॉल्युबल पूल, मतलब हमने एसिड में इसका पेस्ट बनाया था तो एसिड के साथ सॉल्युबलाइज होके नीचे आ पाए। जो भी सब्सटेंसेस नीचे नहीं आ पाते हैं उसको हम कहते हैं रिटेंटेट, ऊपर रह जाते हैं। तो जो सब्सटेंसेस ऊपर रह गए, रिटेंटेट, एसिड में सॉल्युबलाइज होकर के नीचे नहीं आ पाए, उसे बोलेंगे एसिड इनसॉल्युबल पूल। उसका मास जनरली 800 डाल्टन से ऊपर होता है। ठीक है, वो पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस होते हैं, या तो फिर वो हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस हो सकते हैं लाइक लिपिड। लिपिड का साइज़ वैसे छोटा है और वेट वैसे कम होता है, लेकिन लिपिड एसिड में सॉल्युबलाइज नहीं होगा। ठीक है, तो लिपिड अपना सब बंच बना के ऊपर रह जाता है। तो ये स्टेटमेंट कि इनका जो मॉलिक्यूलर वेट है इट इज़ मोर देन 800 डाल्टन, इट इज़ परफेक्टली फाइन स्टेटमेंट फॉर बी। रिटेंटेट हैज़ मोनोमर्स, मोनोमर्स ए के पास होते हैं, जनरली हैज़ पॉलीमर्स, पॉलीमर्स बी के पास होते हैं। तो बी की रहना चाहिए 2, 3 एंड 5। सो ऑप्शन 3 इज़ माई करेक्ट आंसर। आगे चलते, द इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक सल्फेट एंड फॉस्फेट एक्सेट्रा, बहुत कम है इनका वेट। सल्फेट, फॉस्फेट, जितने भी छोटे मोटे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये सारे के सारे एसिड सॉल्युबल पूल का ही पार्ट होते हैं। बायोमोलिक्यूल्स आर, एनसीईआरटी की डेफिनेशन है कि ऑल द कार्बन कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग टिश्यू आर कॉल्ड एज बायोमोलिक्यूल्स। ध्यान से रखना, एनसीईआरटी की डेफिनेशन है। ठीक है, मैच करें पिगमेंट्स। पिगमेंट्स क्या काम है पिगमेंट्स का? पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करना, फ्लावर को कलर देना, ये मेजर काम होता है पिगमेंट्स का। सो पिगमेंट्स आर कैरोटिनॉइड्स, एंथोसाइनिन। यस, पिगमेंट्स लाइक कैरोटिनॉइड सनलाइट को ट्रैप करके फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। ठीक है, फूड प्रोडक्शन, प्लांट को यूवी रेस से बचाएंगे। उसके बाद टर्पेनॉइड्स, मोनोटर्पीन एंड डायटर्पीन। टर्पेनॉइड्स बेसिकली जो खुशबू आती है ना आपको फ्लावर में, तो फ्रेग्रेंस के लिए काम करते हैं, प्लस इनका डिफेंस मैकेनिज्म भी होता है। ठीक है, उसके बाद अल्कलॉइड्स, अल्कलॉइड्स में क्या आ जाएगा? मॉर्फिन, कोडीन नहीं दिया है, ये दिया है। अल्कोलाइड्स में आएगा मॉर्फिन एंड कोडीन। मॉर्फिन बताया मैंने आपको एनाल्जेसिक्स की तरह काम करेगा, अल्कोलाइड्स का मेडिसिनल यूज़ होता है। एंड लेक्टिन्स, कौन? कैनाबिलिन ए। वैसे लेक्टिन्स हमारे सेल में कार्बोहाइड्रेट से जुड़ के डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करता है। सो ए का होगा 4, ये और ये, बी का होगा 2। सो ऑप्शन फर्स्ट इज माई करेक्ट आंसर। आगे चलते, विच ऑफ द फॉलोइंग सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आर यूज्ड एज ड्रग्स। ड्रग्स में आता है विनब्लास्टिन एंड कर्क्यूमिन। ठीक है, अभी बताया था विनब्लास्टिन इज यूज्ड इन कैंसर ट्रीटमेंट एंड कर्क्यूमिन के तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल, इट हेल्प्स इन वुंड हीलिंग। चलो, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ ए लिविंग टिश्यू। देखो कोई भी लिविंग टिश्यू है उसमें सबसे ज़्यादा वाटर होगा। आपके PYQ में पूछा गया, एनसीईआरटी की टेबल है ये आपको याद होना चाहिए। किसी भी लिविंग टिश्यू में सबसे ज़्यादा क्या होगा? वाटर। वाटर के बाद आएंगे प्रोटीन्स, फिर आपके पास आएंगे न्यूक्लिक एसिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड फाइनली आपके पास आएंगे आयंस। चले आगे, मोस्ट अबंडेंट ह्यूमन बॉडी में सबसे ज़्यादा, जिसके बिना हम जिंदा ही नहीं रह सकते,
ऑक्सीजन, वैसे भी हमारी बॉडी में मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट कौन सा है? ऑक्सीजन, बायोमोलिक्यूल की टेबल से पूछा गया है, ठीक है। मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट्स कौन कौन? CHON, अभी सिखाया था कौन मोस्ट अबंडेंट है, तो कौन मोस्ट अबंडेंट है? कौन मतलब CHON, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन। ऑप्शन 3 इज माय करेक्ट आंसर। लीस्ट एलिमेंट, वैसे हमारी बॉडी में मैग्नीशियम लीस्ट है आउट ऑफ दीज 4। कार्बन नाइट्रोजन तो मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट में आते हैं, अभी हम चेक कर चुके हैं। सल्फर भी चाहिए बिकॉज सल्फर के बिना प्रोटीन नहीं बनेगा, पूरी बॉडी ही हमारी प्रोटीन से बनी है। लीस्ट अबंडेंट इन सब के कंपैरिजन में होता है मैग्नीशियम। इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ऑल कार्बन कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ लिविंग टिश्यू आर टर्म्ड एज बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। इन बॉडी सल्फर इज लेस अबंडेंट देन कैल्शियम, ओके। इन अ सेल कार्बोहाइड्रेट्स आर मोर अबंडेंट देन प्रोटीन, गड़बड़ लग रही, गड़बड़। प्रोटीन आर मोर अबंडेंट देन, पहले प्रोटीन आएगा, उसके बाद न्यूक्लिक एसिड्स आएगा, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट आएगा, सो द थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ठीक है, ओके। अ लिविंग टिश्यू इज ग्राइंडेड विद द हेल्प ऑफ मोर्टार एंड पेस्टल, जो हमने पीछे एक्सपेरिमेंट लिया था, एक पत्ती ले ली, ट्राइक्लोरिस्टिक एसिड में उसकी चटनी बना ली, चीज़ क्लॉथ से फिल्टर कर लिया, ठीक है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग रिटेंटेट, रिटेंटेट जो ऊपर बच जाता है उसको हम कहते हैं रिटेंटेट। अब उसके लिए कौन सा स्टेटमेंट गलत है? सबसे पहले इट इज़ एसिड सॉल्युबल, नो, रिटेंटेट नीचे आता ही नहीं है, वो ऊपर रह जाता है, ठीक है। तो उसमें बोलेंगे एसिड इनसॉल्युबल पूल। पॉलीसैकेराइड्स आर प्रेजेंट, ट्रू। लिपिड्स आर एब्सेंट, नहीं, लिपिड तो ऊपर ही रहते हैं, क्यों? लिपिड बेसिकली हाइड्रोफोबिक होते हैं, तो वो एसिड में सॉल्युबलाइज होकर नीचे नहीं आएंगे। ऑल कंपाउंड्स इन दिस फ्रैक्शन आर ऑर्गेनिक, कह सकते हैं, यस। सो 2 ऑफ माई स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, बिकॉज जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है छोटे छोटे का, ये सल्फर वल्फर, ये तो नीचे आ जाते हैं फिल्टर होकर के, ठीक है। नाउ व्हेन ग्राइंडेड slurry of a living tissue is strained through a cheesecloth, filtrate is obtained, ठीक है। फिल्ट्रेट के बारे में पूछा है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग फिल्ट्रेट। इट इज एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। पोजेस इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ओनली, नो, ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक होगा यहाँ पे। मिक्सचर ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स एंड माइक्रोमोलिक्यूल्स, बेसिकली यहाँ पे हम बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स ही होते हैं। मैक्रोमोलिक्यूल्स जो बड़े मॉलिक्यूल्स है वो ऊपर रह जाते हैं रिटेंटेट में, सो इवन दिस इज रॉन्ग। ओनली 4 कंपाउंड्स आर ऑब्टेन, 4 नहीं यार, सारे के सारे जो माइक्रोमोलिक्यूल्स हैं, मोनोमेरिक डायमेरिक सब्सटेंसेज या जो इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स है, सब यहाँ पे आ जाएंगे। तो ओनली 4 कंपाउंड्स मुझे नहीं बोलना चाहिए। आगे, अ ड्राइड लीफ इज बर्न टू ऐश। देखो इसमें कैसा होता है कि अभी पेड़ है, ठीक है, एकदम फ्रेश हरी ताज़ी पत्ती तुम तोड़ के लेके आओ, है ना, और उसको तुम वेट करो, तो इसको हम बोलेंगे फ्रेश वेट। क्या बोलेंगे? फ्रेश वेट। अब इसके फ्रेश वेट में सबसे पहले तो होता है काफ़ी सारा पानी, फिर होता है इसके पास कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। इस फ्रेश वेट को हमने क्या किया, सनलाइट में सुखा दिया, है ना। बेसिकली यहाँ पे क्या हो गया, इसका E फॉर इवेपोरेशन हो गया, ठीक है। तो अब इसका जितना वाटर कंटेंट था सब उड़ गया। अभी इसके पास क्या प्रेजेंट है, ये थोड़ी मुरझा जाएगी लीफ, इसके पास वाटर तो नहीं है, इसके पास प्रेजेंट होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, ड्राई वेट। दिस इज कॉल्ड एज माई ड्राई वेट, ठीक है। अब मैं इसको बर्न कर दूंगी, ऐसे आग की क्या बोल सकते हैं, आग में जला दूंगी, ठीक है। मैंने इसको बर्न कर दिया। आपको पता है बर्निंग से क्या होता है, जितना भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है वो CO2 और H2O के फॉर्म में निकल जाते हैं। वैसे भी ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बने हुए कंपाउंड होते हैं। तो अगर आप इनको जलाओगे तो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपका CO2 और H2O के फॉर्म में निकल जाएगा, बचेगा आपके पास सिर्फ राख। राख को हम बोलेंगे ऐश, या फिर इस वेट को हम कह सकते हैं ऐश वेट। अब इस ऐश वेट में ऑर्गेनिक नहीं है, वाटर नहीं है, क्या बचेगा, सिर्फ इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स। तो यहाँ पे होना चाहिए ओनली इनऑर्गेनिक फ्रैक्शन, ठीक है। नथिंग नहीं बोल सकते और ऑर्गेनिक भी नहीं बोल सकते, ओके। अब ये ध्यान से देखो, वेट ऑफ अ फ्यू एलिमेंट्स इन ह्यूमन बॉडी आर गिवन, आइडेंटिफाई द करेक्ट इन्फॉर्मेशन। तुम्हें पहला ही गड़बड़ दिखाई देगा यहाँ पे, हाइड्रोजन 9.5 है। कोई मुझे बोले नहीं मैम NCERT में कुछ और लिखा है, बेटा अपडेट हो गई NCERT, ठीक है। तो ये 9.5 है, 9 एक बार चेक करना, पर 3.5 तो नहीं है। सो द फर्स्ट ऑप्शन इज माई इनकरेक्ट ऑप्शन, ठीक है। इफ परसेंटेज मास इन अ सेल इज कंसिडर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी मोस्ट डोमिनेंट। सबसे पहले वाटर, फिर आपके पास प्रोटीन्स, फिर न्यूक्लिक एसिड्स, फिर कार्बोहाइड्रेट्स एंड देन लिपिड्स। तो प्रोटीन्स आ जाएंगे। अल्कलॉइड से मॉर्फिन, कोडीन, यही है। लेमन ग्रास ऑयल एसेंशियल ऑयल में आएगा, ड्रग्स में आएगा विनब्लास्टिन, विनक्रिस्टिन।
पिगमेंट्स में कैरोटिनॉइड्स, एंथोसाइनिन, एब्रिन, राइसिन, टॉक्सिन में आ जाएगा। लेसिथिन में कॉनकेनावलिन ए आना चाहिए और ये ड्रग्स में आएगा। तो आपका सबसे पहला ऑप्शन ही करेक्ट है। चलिए, विच सेट ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट बिलोंग टू कैटेगरी ऑफ अल्कलॉइड्स। अल्कलॉइड्स में क्या आता है, अभी कितनी बार हमने डिस्कस किया, अल्कलॉइड्स में क्या आएगा, मॉर्फिन एंड कोडीन। क्या है इसका मेडिसिनल यूज। एब्रिन एंड राइसिन आर टॉक्सिन्स, TAR टॉक्सिन्स, एब्रिन एंड राइसिन। लेमन ग्रास ऑयल इज एक्चुअली अ एसेंशियल ऑयल, ठीक है, लेमन ग्रास ऑयल इज एसेंशियल ऑयल। सेकेंडरी मेटाबोलाइट इज लेसिथिन। लेसिथिन क्या होता है, कॉनकेनावलिन ए क्या करता है, हमारे सेल के कार्बोहाइड्रेट से जुड़ करके डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करता है, ठीक है। चलते, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर पॉलीमेरिक सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स एक्सेप्ट, कौन सा सेकेंडरी मेटाबोलाइट नहीं है, मतलब पॉलीमेरिक सेकेंडरी मेटाबोलाइट नहीं। देखो, रबर, गम्स एंड ग्लूकोज तीनों ही पॉलीमर हैं। कोडीन सेकेंडरी मेटाबोलाइट है लेकिन ये पॉलीमर नहीं है, ठीक है। तो उसका आंसर जाएगा कोडीन। सेकेंडरी मेटाबोलाइट विनब्लास्टिन, ठीक है। देखो, ये सब तो प्राइमरी मेटाबोलाइट है बिकॉज मेनली जो हमारी बॉडी की सारी फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस होती हैं उसमें न्यूक्लियोटाइड, अमाइनो एसिड्स एंड लिपिड्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। अब अमंग द फॉलोइंग हाउ मेनी आर सेकेंडरी मेटाबोलाइट। एनसीईआरटी में जो टेबल दी उसके अकॉर्डिंग हम फटाफट करना स्टार्ट करेंगे। जैसे हमारे पास आएगा एब्रिन हो गया, करक्यूमिन हो गया, उसके बाद कैरोटिनॉइड्स हो जाएंगे, कॉनकेनावलिन ए हो जाएगा, गम्स, सेल्यूलोज, मॉर्फिन, ठीक है। कितने, 1 2 3 4 5 6 7, 7 तो ऑप्शन में नहीं है, मतलब होगा 8। क्या भूल गए हम, लिपिड्स, हाँ, टर्पीन्स, टर्पिनॉइड्स, मोनोटर्पीन्स एंड डायटर्पीन्स, फ्रेग्रेंस, डिफेंस मैकेनिज्म, 2 इसके रोल होते हैं। सो 8, ये सारे हमारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। अब आप ये स्ट्रक्चर देखो, कभी भी ऐसी रिंग बनती है जहाँ पे 1 ऑक्सीजन और 4 कार्बन है, इसको हम बोलते हैं फ्यूरान रिंग। 1 ऑक्सीजन और 5 कार्बन है रिंग के अंदर, इसको हम बोलते हैं पायरान रिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक फ्यूरान रिंग दिखाई देगा, आपको एक पायरान रिंग दिखाई देगा, चूज़ करना है। ये बेसिकली हमें RNA का स्ट्रक्चर पता है हमें, दिस इज़ माई राइबोज शुगर। क्यों, सेकेंड कार्बन पे OH प्रेजेंट है। अगर सेकेंड कार्बन पे सिर्फ हाइड्रोजन प्रेजेंट होता तो हम इसे डीऑक्सीराइबोज शुगर बोलते। तो या तो ये होगा या तो ये होगा। फर्स्ट वन पे देखते हैं, ये फ्रक्टोज नहीं हो सकता बिकॉज फ्रक्टोज का जो शुगर है वो बेसिकली फ्यूरान रिंग होता है, ठीक है। बिकॉज फ्रक्टोज का फंक्शनल ग्रुप होता है कीटोन, तो कीटोन में वो पायरान रिंग नहीं बना पाता, वो बनाता है फ्यूरान रिंग, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे चले, ओके। द पॉलीसैकेराइड मेड अप ऑफ ग्लूकोज मोनोमर्स आर, पहली बात की लैक्टोज एज अ डाइसैकेराइड, वो पॉलीसैकेराइड नहीं है। काइटिन तो एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन से बनता है, काइटिन हम नहीं चुन सकते। स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड सेल्यूलोज, यस, ये सारे के सारे किससे बने बेटा, ग्लूकोज से बने, तो ग्लूकोज से बने हुए पॉलीसैकेराइड है। पेप्टिडोग्लाइकन किससे बनता है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन एंड एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड से बनता है, ठीक है। Okay, right end of a polysaccharide chain is called as reducing end while left is called as non-reducing end. True statement. ये अगर आपको नहीं याद है तो आप याद कर ले, कार्बोहाइड्रेट की चेन में right is reducing end, right is reducing end. Starch can hold iodine molecules in its helical structure because structure, but cellulose being non-helical cannot hold iodine. True. Starch, देखो starch का structure कैसा होता है, ये मान लो शुगर की बहुत सारी चेन बना दी है मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे जुड़े हुए हैं, तो जहाँ पे जुड़े उसको हम बोलते हैं ब्रांचिंग। क्या बोलते हैं, ब्रांचिंग। और ये जो लंबी लंबी चेन है ये हमारा अनब्रांच्ड पोर्शन है, ठीक है। ये अनब्रांच्ड पोर्शन को हम बोलते हैं अमाइलोज एंड ब्रांच्ड पोर्शन को हम कहते हैं अमाइलोपेक्टिन, ठीक है। अब ये जो अमाइलोज है, ये अमाइलोज ऐसे हेलिक्स बना लेता है, क्या बना लेता है, हेलिक्स, ठीक है। और इन हेलिक्स के अंदर आकर के मेरा I2 आयोडीन ट्रैप हो जाएगा। अगर मेरा आयोडीन यहाँ पे ट्रैप हो गया, ठीक है, तो फिर स्टार्च ऑन रिएक्शन विद आयोडीन गिव्स ब्लू कलर, तो स्टार्च ही ब्लू कलर शो कर पाता है। उसके बाद जो हमारा क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजन लिखा होगा, सेलुलोज लिखा होगा, ये सारे स्टार्च को होल्ड नहीं कर सकते बिकॉज इनके पास हेलिकल स्ट्रक्चर नहीं बनता है। ट्रू स्टेटमेंट। स्टार्च एंड ग्लाइकोजन आर ब्रांच मॉलिक्यूल्स, यस, ब्रांचिंग तो बेटा दोनों में ही प्रेजेंट मिलती है आपको।
स्टार्च एंड ग्लाइकोजन आर रिजर्व फूड मटेरियल्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स रिस्पेक्टिवली। यस, प्लांट अपने ग्लूकोज को स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करता है, एनिमल अपने ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करते हैं। सो ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग काइटिन? काइटिन इज अ स्टोरेज, भाई पहला ही स्टेटमेंट गलत है। इट इज़ अ स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड, बिकॉज बॉडी का स्ट्रक्चर बना रहा है, सेल का सेल वॉल बनाएगा, स्ट्रक्चर बनाएगा, स्टोरेज नहीं करता है, ठीक है, तो पहला ही गलत है। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग शुगर हैव द सेम नंबर ऑफ कार्बन एज प्रेजेंट इन ग्लूकोज? अच्छा ये देखो, अगर मैं शुगर की बात करती हूँ, ठीक है, तो शुगर में दो टाइप के मुझे फंक्शनल ग्रुप दिखेंगे, या तो मुझे दिखेगा एल्डिहाइड, या तो मुझे दिखेगा कीटोन, ठीक है। अब ये जो शुगर है ये 3 कार्बन से बनते हैं, 4 कार्बन से बनते हैं, 5 कार्बन से बनते हैं, 6 कार्बन से बनते हैं। ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज एंड हेक्सोज। लिख दूँ क्या? ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज, ठीक है। जो 3 कार्बन से बनता है इसे हम क्या बोलेंगे? एल्डिहाइड। PgAl, पागल, पढ़ा है ग्लाइकोलाइसिस में 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, और यहाँ पे क्या आता है? ढाप, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट आता है। फिर तुमने और क्या, तुमने 6 कार्बन पढ़ा होगा, 6 कार्बन में पढ़ा होगा ग्लूकोज, गैलेक्टोज, यहाँ पढ़ा होगा फ्रक्टोज, ठीक है। 5 कार्बन के कौन से शुगर को तुम जानते हो? राइबोज सुना होगा एंड राइब्यूलोज आपने सुना होगा, ठीक है। राइबोज कहाँ सुना है? DNA में। और राइब्यूलोज कहाँ सुना आपने? अरे यार राइबोज लिखना था, रोज़ लिख दिया मैंने राइबोज। और यहाँ आपने क्या सुना है? राइब्यूलोज। ये रुबिस्को एंजाइम में सुना होगा, रुबिस्को राइब्यूलोज बिसफॉस्फेट, है ना, कार्बोक्सिलेज, ऑक्सीजनेज, मोस्ट अबंडेंट। चलो अब इसके बाद 4 कार्बन, इसमें आता है एरिथ्रोज एंड एरिथ्रोलोज। स्पेलिंग एक बार चेक करनी पड़ेगी इसकी, पर एरिथ्रोज एंड एरिथ्रोलोज, ठीक है। तो यहाँ पे इसने क्या बोला, कितने कार्बन? सेम कार्बन एज दैट ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज मतलब 6 कार्बन, 6 कार्बन आपको मिलता है फ्रक्टोज में। ये 4 कार्बन है, ये 5 कार्बन है, और राइब्यूलोज भी आपका कितना है? 5 कार्बन है। सो ऑप्शन 1 इज माई करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे इन अ टिपिकल पॉलीसैकेराइड मॉलिक्यूल लॉन्ग चेन विथ branches is present. The right and carbohydrate में right is reducing. Reducing मतलब option 3. In which macromolecule glycosidic bond is present? Glycosidic, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट में आपको मिलने वाला बॉन्ड है शुगर के बीच में, ग्लाइकोसिडिक। सैचुरेटेड फैटी एसिड का मतलब होता है जिसके पास सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो। अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, भले एक ही डबल बॉन्ड क्यों ना हो, तो हम उसे बोलते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड, और ये कैसे होते हैं? सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्राइग्लिसराइड? यहाँ पे ऑयल होना चाहिए। ऑयल को हम कह सकते हैं कि ऑयल इज अ लिक्विड ट्राइग्लिसराइड, ठीक है। ऑयल को हम कहते हैं ऑयल इज अ लिक्विड ट्राइग्लिसराइड, ठीक है। ऐसा क्यों बेटा? स्टेरॉइड्स तो हो ही नहीं सकते, स्टेरॉइड्स आपके कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं। पहली बात तो कोलेस्ट्रॉल खुद एक डिराइव्ड लिपिड है, लिपिड से डिराइव्ड स्ट्रक्चर है। फिर कोलेस्ट्रॉल आपका ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरल कॉर्टिकॉइड्स, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, ठीक है। तो ये जो तीनों हार्मोन है, ये सारे हार्मोन कैसे? स्टेरॉयडल हार्मोन्स हैं। तो इन स्टेरॉयडल हार्मोन्स को बनाने के लिए काम आता है। इट इज़ नॉट अ ट्राइग्लिसराइड्स। फॉस्फोलिपिड में आपके पास चलो 2 फैटी एसिड, लेकिन एक तो फॉस्फोरस आ जाएगा। ट्राइग्लिसराइड्स कहाँ पे आ गए? ट्राइग्लिसराइड्स का मतलब क्या है? ग्लिसरॉल प्लस 3 फैटी एसिड। ग्लिसरॉल क्या होता है? हमारे पास 3 कार्बन है, तीनों पे क्या होना चाहिए? OH। तो ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन, इसको हम बोलते हैं ग्लिसरॉल। तो इस ग्लिसरॉल पे अगर 3 फैटी एसिड जुड़ेंगे तो मैं इसको बोलूँगी ट्राइग्लिसराइड, ठीक है। यहाँ पे तो 2 फैटी एसिड। और वैक्स में एक्चुअली 1 फैटी एसिड होता है और एक लंबी सी अल्कोहलिक चेन हो जाती है, कार्बन और अल्कोहल की चेन होती है, ठीक है। तो वैक्स भी यहाँ पे नहीं आएगा। आगे आप बस देखो, दिस इज माई ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन, 3 कार्बन है, ठीक है, 1 2 3, जिससे 3 फैटी एसिड जुड़े हैं। ये एक्चुअली मेरा ट्राइग्लिसराइड का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ट्राइग्लिसराइड्स का मतलब है कि 1
ट्राईहाइड्रोक्सीप्रोपेन या फिर ग्लिसरॉल, जिससे आपके 3 अलग अलग फैटी एसिड्स जुड़े होने चाहिए। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कोलेस्ट्रॉल, जो एक ही ऑप्शन में डिट्टो एनसीईआरटी का गिवन स्ट्रक्चर है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर, एक्चुअली सेल मेम्ब्रेन की जो कॉम्पैक्ट पैकेजिंग होती है उसको डिस्टर्ब करने के लिए बीच बीच में कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है। नाउ गिवन स्टेटमेंट, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स एंड लिपिड्स आर प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। ट्रू, ये सारे ही प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं। अल्केनॉइड्स, फ्लावेनॉइड्स, रबर आर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। ट्रू। लिनोलिक, लिनोलेनिक और पाल्मिटिक एसिड्स आर 3 एसेंशियल फैटी एसिड्स। फॉल्स। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें जो लिनोलिक और लिनोलेनिक हैं ये दोनों मेरे एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं, ठीक है, लेकिन जो मेरा पाल्मिटिक एसिड है ये मेरा नॉन एसेंशियल फैटी एसिड है। एक्चुअली हमारी बॉडी खुद इसको बना लेती है, इट इज़ माई नॉन एसेंशियल फैटी एसिड, तो हमें ये बाहर से डाइट में लेने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। सो ऑप्शन 1 and 2 आर करेक्ट। सिर्फ 1 and 2 करेक्ट है, 3 आपका इनकरेक्ट है, ठीक है। अब देखो आप, 1 2 3 कार्बन है एक लाइन में, व्हाट इज इट? ग्लिसरॉल। ये देखो यहाँ पे क्या आ गया? फॉस्फोरस। तो व्हाट इज इट? इट्स अ फॉस्फोलिपिड। एंड फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर हमने क्या पढ़ा है? लेसिथिन, डिट्टो एनसीईआरटी का डायग्राम, ठीक है। तो एनसीईआरटी का वो पेज बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ यहाँ पे हमें मैच करना, कौन सा करेक्ट है वो देखना है। हाँ, इन्युलिन फ्रक्टोज का पॉलीमर होता है, ग्लूकोज का कहीं से भी नहीं होता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स फैटी एसिड नहीं बोलना चाहिए मुझे इसको। काइटिन, काइटिन इज अ होमोपॉलीसैकेराइड, ठीक। काइटिन क्यों? अभी हमने देखा था कि काइटिन सिर्फ और सिर्फ एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन से बनता है, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे? इट इज़ अ होमोपॉलीसैकेराइड। सो ऑप्शन 3 इज माई करेक्ट आंसर। ओके, एक सेकेंड, ये हो गया। Okay, next question. Lecithin is a compound found in cell membranes and chemically. What is lecithin? Phospholipid. पीछे देखा था लिपिड, एक फॉस्फोरस था। lecithin is a phospholipid. Okay, ये हमने स्टार्टिंग में कर रखा है। CH2OH हो तो सीरीन, सिर्फ H हो तो ग्लाइसिन, CH3 हो तो एलेनिन। The 20 different amino acids have different R group, जिनका वेट देखो, सबके पास अमाइनो ग्रुप तो होगा, एसिड ग्रुप तो होगा, हाइड्रोजन भी होगा, इसमें अलग क्या आता है? वेरिएबल ग्रुप। वेरिएबल ग्रुप ही इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को भी डिफाइन करेगा, जैसा वेरिएबल ग्रुप वैसी उसकी प्रॉपर्टीज़। एंड 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड वी हैव ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल ग्रुप, ठीक है। मैच करना है। एसिडिक अमाइनो एसिड हमारे पास है ग्लूटामिक एसिड, तो यहाँ पे या तो ये ऑप्शन होगा या तो ये ऑप्शन होगा। बेसिक में लाइसिन आ जाएगा, मैंने आपसे कहा था LAH, लाइसिन, आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन। ध्यान से याद रखना, बार बार पूछेगा, लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन बार बार पूछता है। बेसिक अमाइनो एसिड, न्यूट्रल में वैलिन, वैलिन भी बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। नाउ एसिडिक अमाइनो एसिड्स हैव 2 COOH ग्रुप, हमने डिस्कस किया था, एक तो अमाइनो ही है, एक तो एसिड ही है। तो अगर मुझे एसिडिक अमाइनो एसिड बनाना है तो वेरिएबल ग्रुप में एक और एसिड डालना पड़ेगा, या फिर अगर मुझे बेसिक अमाइनो एसिड बनाना है तो मुझे वेरिएबल ग्रुप में एक और बेसिक ग्रुप ऐड करना होगा, ठीक है। तो हाँ, सेलेक्ट द पेयर दैट कंटेन्स एसिडिक अमाइनो एसिड, एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड। लाइसिन, लाइसिन कैसे है? लाइसिन मेरा बेसिक अमाइनो एसिड है, ठीक है, तो ये सब तो आएंगे ही नहीं। चले, GLUT4, अभी हमने देखा GLUT4, व्हाट इज इट? इनेबल्स ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू द सेल, स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल, फैट टिश्यूज, इंसुलिन डिपेंडेंट। उसके बाद एंटीबॉडी फाइट्स इन्फेक्शियस एजेंट। 4th, कोलाजन, सेल्स के बीच का ग्राउंड सब्सटेंस आ जाएगा। ट्रिप्सिन, व्हाट इज ट्रिप्सिन? एंजाइम। एंड व्हाट इज इंसुलिन? हार्मोन। और इंसुलिन क्या करता है? ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है, ठीक है। तो अगर इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो तो फिर डायबिटीज़ मेलिटस कहते हैं उसको, बिकॉज इंसुलिन की डेफिशिएंसी होगी तो ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है। डैश इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड। एनिमल वर्ल्ड में कोलाजन और होल बायोस्फीयर में रुबिस्को। सो ऑप्शन 1 इज माई करेक्ट आंसर। विच ऑफ द 2 ग्रुप्स ऑफ द गिवन पेप्टाइड बॉन्ड में बताओ? 1 and 3, ठीक है। आगे चलते हैं। बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ बीटा प्लेटेड शीट, ठीक है। देखो, सबसे पहले आता है प्राइमरी स्ट्रक्चर, लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड, फिर बनता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, उसमें हमारे पास होता है अल्फा हेलिक्स और हमारे पास होता है बीटा प्लेटेड शीट। प्राइमरी के फर्दर फोल्डिंग से हमारे पास क्या बनेगा? सेकेंडरी। तो फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड नहीं, प्राइमरी स्ट्रक्चर में भी आपके पास पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, सो ये आंसर तो नहीं जाएगा। लिंकिंग टुगेदर ऑफ 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन कह सकते हैं। फोल्डिंग ऑफ कॉइल्ड, भाई कॉइल्ड पॉलीपेप्टाइड चेन थोड़ी फोल्ड करेगी जो ऑलरेडी बहुत कॉइल्ड है।
प्राइमरी फोल्ड करके सेकेंडरी बनाएगा। प्राइमरी इज अ लीनियर स्ट्रक्चर, वो कॉइल्ड नहीं है। सो ऑप्शन 2 ही होना चाहिए मेरा आंसर। अच्छा, एनसीईआरटी का डायग्राम आप ध्यान से देखो, आपको यहाँ पे ये तो क्या सीधे आपको कहाँ गया, टर्शरी स्ट्रक्चर दिख रहा है एनसीईआरटी के हिसाब से, दिख रहा है, ठीक है। और ये मेरा सेकेंडरी स्ट्रक्चर आपको ऐसा अल्फा हेलिक्स दिखाई दे रहा होगा, है ना। चलो, सो ऑप्शन 3 इज माई करेक्ट आंसर। अच्छा, यहाँ पे मुझे मैच करना है। ए क्या है मेरा, पॉलीसैकेराइड। बोलो पॉलीसैकेराइड में कौन सा बॉन्ड होगा, ग्लाइकोसिडिक। बी मेरा क्या है, प्रोटीन्स। प्रोटीन्स में क्या होगा, पेप्टाइड। सी मेरा क्या है, फैट्स में होता है ईस्टर बॉन्ड, एंड वाटर में मिलेगा मुझे हाइड्रोजन बॉन्ड। सो ऑप्शन 2 इज माई करेक्ट आंसर, ठीक है ना। अमाइनो एसिड्स हैव बोथ अमाइनो ग्रुप एंड अ कार्बोक्सिल ग्रुप इन द स्ट्रक्चर। एक अमाइनो है, एक एसिड है। विच अमंग द फॉलोइंग इज एन अमाइनो एसिड। यार तो पता है ग्लाइसिन इज द अमाइनो एसिड, सबसे बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है, जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, बिकॉज एक हाइड्रोजन के साथ वेरिएबल ग्रुप में भी इसके पास क्या होता है, हाइड्रोजन ग्रुप। द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल हैज 2 एंड्स, स्ट्रेट लाइन होता है, स्टार्टिंग को एन टर्मिनल, एंडिंग को सी टर्मिनल, इसके पास प्रेजेंट होता है 2 एंड्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या देखना है, बी इज ए ट्राइग्लिसराइड। भाई कहाँ से सिंगल फैटी एसिड है ये, ट्राइग्लिसराइड में 3 फैटी एसिड और एक ग्लिसरॉल चाहिए होता है, रॉन्ग। डी इज फ्रक्टोज। डी फ्रक्टोज में कौन सी रिंग बताई मैंने आपको, फ्यूरान रिंग, एक ऑक्सीजन 4 कार्बन, इट इज़ नॉट फ्रक्टोज। ए इज अमाइनो एसिड, हाँ ए अमाइनो एसिड दिख तो रहा है, एंड पार्टिसिपेट्स इन प्रोटीन फॉर्मेशन, येस ऑप्शन 3 इज ट्रू। एंड सी इज कोलेस्ट्रॉल, नो सी इज नॉट कोलेस्ट्रॉल, सी इज अ फैट। कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर हम देख चुके हैं। चलो, इफ R इज हाइड्रोक्सी मिथाइल। हाइड्रोक्सी मिथाइल क्या होता है, CH2OH, हाइड्रोक्सी मिथाइल, हाइड्रोक्सी मिथाइल CH2OH। अगर ये हाइड्रोक्सी मिथाइल है तो मेरे पास हो जाएगा अमाइनो एसिड सीरीन। इनकरेक्ट अबाउट लाइसिन अमाइनो एसिड इज, देखो लाइसिन बेसिकली बेसिक अमाइनो एसिड है, ठीक है। फिर लाइसिन हमारा एसेंशियल अमाइनो एसिड भी है। एसेंशियल का मतलब है कि हमारी बॉडी में नहीं बनेगा तो हमें डाइट में लेना पड़ेगा। अमाइनो एसिड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कभी नहीं बनाता। कौन सा बॉन्ड बनाता है, पेप्टाइड बॉन्ड। सो ऑप्शन 4 इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। वैलिन क्या हो गया, न्यूट्रल अमाइनो एसिड, हम पीछे डिस्कस करके आ चुके हैं। वैलिन इज अ न्यूट्रल अमाइनो एसिड इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन। फर्स्ट अमाइनो एसिड विल शो एन टर्मिनल। जो फर्स्ट अमाइनो एसिड होता है लेफ्ट हैंड के साइड पे, लाइक मैं एक चेन बना दूँ, फर्स्ट अमाइनो एसिड एन टर्मिनल एंड लास्ट अमाइनो एसिड सी टर्मिनल। ऐसा क्यों, बिकॉज पहला अमाइनो एसिड आप NH2C COOH से स्टार्ट करेंगे तो आगे तो NH2 ही आता है, तो स्टार्टिंग एन टर्मिनल, और कोई भी अमाइनो एसिड हो लास्ट में तो COOH मतलब C डबल बॉन्ड OH आएगा, तो C टर्मिनल। तो फर्स्ट अमाइनो एसिड विल शो एन टर्मिनल। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन हैविंग अ क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। क्लियर कट लिखा है एनसीईआरटी में, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर होता है हीमोग्लोबिन का, जहाँ पे 2 अल्फा चेन और आपको 2 बीटा चेन देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। नाउ फॉर बीइंग फंक्शनल प्रोटीन हैज़ टू एक्वायर एटलीस्ट टर्शरी स्ट्रक्चर। देखो ऐसा नहीं है कि कोई भी प्रोटीन प्राइमरी स्ट्रक्चर में फंक्शनल नहीं होता। आपको 1-2 एग्जाम्पल मिलेंगे जो प्राइमरी स्ट्रक्चर में फंक्शनल हो, एक जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में फंक्शनल हो, बट जो मेजॉरिटी ऑफ प्रोटीन है अगर उससे फंक्शनल होना है तो उसको टर्शरी स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, ठीक है। सो प्रोटीन फॉर बीइंग फंक्शनल हैज़ टू मेक टर्शरी स्ट्रक्चर। मैच करें, प्राइमरी स्ट्रक्चर भाई फंक्शनल नहीं है, सेकेंडरी फंक्शनल नहीं है, टर्शरी को तुम नॉन फंक्शनल नहीं बोल सकते। मेजॉरिटी ऑफ प्रोटीन टर्शरी में ही फंक्शनल है। सो ऑप्शन 4 इज माई करेक्ट आंसर। क्वार्टरनरी 2 से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन और ये होता है फंक्शनल। अभी मैच करें, काइटिन कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूटाथोन प्रोटीन है, लेसिथिन ग्लाइकोप्रोटीन है। ओह नो, फॉस्फोलिपिड आना चाहिए था ना यहाँ पे। चलो आगे देखते हैं। विच प्रोटीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग मेजर कॉम्पोनेंट ऑफ इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस। ये सेल के बाहर अभी सिखाया था। इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस कौन बनाता है, कोलाजन बनाता है। विच प्रोटीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज इनटू द सेल, ग्लूटाथोन। प्रोटीन से बना हुआ एक चैनल है जो ग्लूकोज को सेल में एंट्री देगा, इंसुलिन डिपेंडेंट चैनल है, हमारे स्केलेटल मसल, हार्ट और एडिपोज टिश्यू में मिलेगा। पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन अमाइनो एंड एसिड ग्रुप्स ऑफ एडजेसेंट अमाइनो एसिड विद द फॉर्मेशन ऑफ। पेप्टाइड बॉन्ड के बीच में ईस्टर बॉन्ड तो नहीं होता, 2 प्रोटीन के बीच में कौन सा बॉन्ड बोल दोगे आप, अमाइड बोल दोगे। और ये बनाने के लिए क्या वाटर रिलीज होगा, येस डिहाइड्रेशन होगा, सो विथ द रिलीज ऑफ वाटर।
द प्रोटीन विच हैस्टन्स मतलब फास्टन, जो फास्ट कर देगा द रेट ऑफ ए गिवन मेटाबॉलिक रिएक्शन, क्या बोलेंगे उसे? एंजाइम। एंजाइम बेसिकली हमारी एंजाइम क्या करते हैं? रिएक्शन की स्पीड को फास्ट कर देते हैं। इसका एग्जांपल दिया ना आपको कार्बोनिक एनहाइड्रेज का, फास्टेस्ट एंजाइम इन द वर्ल्ड। कार्बोनिक एनहाइड्रेज अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको मिलते हैं 6 लाख प्रोडक्ट्स पर सेकेंड, ठीक है। यूज़ नहीं करेंगे तो 200 मॉलिक्यूल्स इन आवर, मतलब बहुत ज़्यादा स्पीड कर देता है, ठीक है। चलो आगे चले। एंजाइम्स कैटेलाइज द बायोकेमिकल रिएक्शन बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। देखो होता क्या है, अगर मैं आपको ग्राफ बताऊं कि ये मेरा ग्राफ है, यहाँ पे मेरे पास कोई भी सबस्ट्रेट है और ये यहाँ पे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। सबस्ट्रेट की एनर्जी, ये है एनर्जी वाला एक्सेस, ठीक है, एनर्जी। सबस्ट्रेट की एनर्जी कम है, प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है, तो हमें रिएक्शन में एनर्जी देनी पड़ेगी। सो इट इज़ बेसिकली एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनने के बीच में बनता है एक ट्रांजिशन। ट्रांजिशन का मतलब है इंटरमीडिएट स्टेज, ठीक है। और इंटरमीडिएट स्टेज हमेशा ही बहुत हाई एनर्जी स्टेट होता है। तो बीच में जो ट्रांजिशन स्टेज बनेगा, इंटरमीडिएट स्टेज बनेगा, बहुत ही हाई एनर्जी स्टेट होगा। तो सबस्ट्रेट को ट्रांजिशन क्रॉस करके ही प्रोडक्ट बनना पड़ेगा, ठीक है। तो सबस्ट्रेट की एनर्जी और ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी के बीच का जो डिफरेंस है, इसको मैं बोलूँगी एक्टिवेशन एनर्जी। कोई भी प्रोडक्ट मतलब सबस्ट्रेट हो, उसे पहले इतना एनर्जी देना पड़ेगा, फिर वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा। अगर हम एंजाइम्स को रिएक्शन में लेकर के आते हैं तो एंजाइम इसी ही एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, मतलब वो एक लोअर पीक बनाता है ट्रांजिशन स्टेट के लिए। एक्टिवेशन एनर्जी जितना कम होगा उतने फटाफट उतने ज़्यादा सबस्ट्रेट प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होंगे। तो एंजाइम रिएक्शन फास्ट कैसे करेगा? एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके। नाउ हीम इज़ द प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑफ एंजाइम पेरोक्सीडेज एंड कैटालेज। आपको पता होना चाहिए कोफैक्टर्स कि हमारे पास कुछ एंजाइम होते हैं जिनको हम बोल सकते हैं बेटा अpo एंजाइम, ठीक है। अpo एंजाइम ये सिर्फ प्रोटीन से बनते बट दे आर नॉन फंक्शनल। इनको चाहिए कोई बाहर से एक्सटर्नल हेल्प, उसे हम कहते हैं कोफैक्टर। क्या बोलते हैं? कोफैक्टर। कोफैक्टर्स बेसिकली अ नॉन प्रोटीन पार्ट जो प्रोटीन से नहीं बनता है, ठीक है। अब ये जो नॉन प्रोटीन पार्ट है ये अpo एंजाइम से जुड़ेगा। दिस इज माय अpo एंजाइम और ये जुड़ गया मेरा कोफैक्टर। अब ये बनाएंगे कंप्लीट फंक्शनल एंजाइम जिसको हम कहते हैं होलो एंजाइम। क्या बोलेंगे? होलो एंजाइम विच इज़ माई कंप्लीट फंक्शनल एंजाइम, ठीक है। तो कोफैक्टर को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकती हूँ, या तो मैं बोलूँ ऑर्गेनिक कोफैक्टर या तो मैं बोल दूँ इनऑर्गेनिक कोफैक्टर। इनऑर्गेनिक में सारे एलिमेंट्स लाइक आयरन, जिंक, ऐसे एलिमेंट्स आ जाते हैं। ऑर्गेनिक कोफैक्टर आपके 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक आता है प्रोस्थेटिक ग्रुप, तो बेसिकली प्रोस्थेटिक ग्रुप इज ए कोफैक्टर, ठीक है। और दूसरा आता है आपके पास को एंजाइम। तो एक मेरे पास है प्रोस्थेटिक ग्रुप, एक मेरे पास क्या आ जाएगा? को एंजाइम, ठीक है। प्रोस्थेटिक ग्रुप का एग्जांपल क्या है बेटा? हीम, ठीक है। हीम इज द प्रोस्थेटिक ग्रुप मतलब कोफैक्टर ऑफ एंजाइम पेरोक्सीडेज एंड कैटालेज, मतलब इसके बिना पेरोक्सीडेज एंड कैटालेज काम नहीं कर सकते, ठीक है। एंड प्रोस्थेटिक ग्रुप वाले जो कोफैक्टर्स होते हैं इनकी बहुत टाइट बाइंडिंग, काइंड ऑफ परमानेंट बाइंडिंग होती है। रिएक्शन हो रही हो या फिर ना हो रही हो, ये कभी भी अpo एंजाइम को छोड़ के नहीं जाते, परमानेंटली उनके साथ ही रहते हैं, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको 2 स्ट्रक्चर दिखाई देगा। अगर सिंगल रिंग का स्ट्रक्चर है तो इट इज़ पायरामिडीन। पायरामिडीन के एग्जाम्पल है CUT, ठीक है। आपको CUT में क्या दिख रहा है? सिर्फ U दिख रहा है ऑप्शन 1 में, मतलब सीधे सीधे ऑप्शन 1 इज़ योर करेक्ट आंसर। मैच करना है क्या? मैच करें। सबसे पहले आयंस तो मेरे पास क्या आ जाएंगे? 1 आ जाएंगे, मतलब E का क्या होना चाहिए मेरे पास? 5। चलो E का 5, D का दोनों में 4 दे के रखा है। व्हाट इज D? न्यूक्लिक एसिड 5 to 7%। नाउ व्हाट इज C? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है बेटा? कार्बोहाइड्रेट 3% होता है, ठीक है। सो इसके हिसाब से ऑप्शन 1 इज माई करेक्ट आंसर। नाउ DNA विच इज़ राइट हैंडेड डबल हेलिक्स, जो वॉटसन एंड क्रिक का मॉडल है, उसमें हमारे पास कितने बेस पेयर्स होते हैं बेटा? 10 बेस पेयर्स होते हैं, ठीक है। और वहाँ पे लेंथ क्या होती है? एक हेलिक्स की लेंथ कितनी होती है? 34 आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। सो ऑप्शन 2 इज़ माई करेक्ट आंसर। DNA लैक्स फॉलोइंग न्यूक्लियोटाइड। भाई DNA में यूरिडिलिक एसिड नहीं होता, यूरासिल बोल दे, यूरिडीन बोल दे, यूरिडिलिक एसिड बोल दे, यू का कोई रिलेशन नहीं है DNA के साथ। चले नाउ देखो, ट्रायोज मतलब एक सिंगल सा शुगर है
जो 3 कार्बन से बना है, सबसे बेसिक ट्रायोज ही होगा, हमें शायद ऑर्डर में अरेंज करना है, हाँ इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी, तो ये तो गलत है। फिर उसके बाद आएंगे मोनोसैकेराइड, ग्लूकोज, माल्टोज इज अ डाइसैकेराइड, नो, फिर माल्टोज डाइसैकेराइड, फिर ओलिगोसैकेराइड मतलब ऑलमोस्ट ऐसे 3 to 9 कार्बन या 3 to 10 शुगर्स बेसिकली, और लास्ट में पॉलीसैकेराइड स्टार्च। तो ये इसका परफेक्ट ऑर्डर है, एक छोटे कार्बन से बना हुआ सिंगल यूनिट, उसके बाद एक बड़े ज़्यादा कार्बन से बना हुआ यूनिट, फिर डाइसैकेराइड, फिर ओलिगोसैकेराइड, फिर पॉलीसैकेराइड। चेंज नहीं हुआ। चलो, सेलुलोज कैन नॉट होल्ड आयोडीन, हमने अभी डिस्कस किया था, स्टार्च हेलिक्स बनाता है, तो वो हेलिक्सेस आयोडीन को होल्ड करते हैं। ग्लाइकोजन एंड सेलुलोज में वो हेलिक्स नहीं बनते, तो वो आयोडीन को होल्ड नहीं कर सकते बिकॉज डज नॉट कंटेन कॉम्प्लेक्स हेलिक्सेस। नाउ अडल्ट ह्यूमन हीमोग्लोबिन 8 पॉलीपेप्टाइड नहीं है भाई, 4 सब यूनिट होते हैं, चारों के चारों सिंगल पॉलीपेप्टाइड से बनते हैं, सो इट हैज़ 4 पॉलीपेप्टाइड्स, ठीक है। नाउ अल्फा एंड बीटा यूनिट्स आर आइडेंटिकल अमंग देमसेल्व्स, ठीक है, कह सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ क्वाटरनरी स्ट्रक्चर विदाउट फॉर्मिंग प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, ऐसा कैसे हो सकता है? पहले प्राइमरी बनता है, फिर सेकेंडरी बनता है, फिर टर्शरी बनता है, फिर जाके आपका क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनता है। सो ऑप्शन 2 इज माई करेक्ट आंसर। नाउ सीक्वेंस डीएनए का दिया हुआ है, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड पूछा है, चलो ए का टी, डबल जी, डबल सी, ऑप्शन 3 करेक्ट, ए का टी, ए का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर टी है, जी का क्या है सी। ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन एक कार्बोहाइड्रेट है, तो अमाइनो एसिड का पॉलीमर नहीं है, फैटी एसिड का नहीं है, ग्लूकोज का पॉलीमर है, किसका? ग्लूकोज का पॉलीमर। लास्ट क्वेश्चन इतना सिंपल था, तो बेटा आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू क्लास, होप यू हैव एंजॉयड इट, यू लर्न समथिंग न्यू, थैंक यू।